Bismillahirrahmanirrahim. I want to keep this interview very informal जी. So रूटीन से हट के ज़रा मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा. इंस्टेड कि मैं यहाँ पे लंबा सा एक इंट्रो दूँ, आपको तमहीद बांधूँ और उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ गेस्ट का, मैं वैसे नहीं करूँगा. डायरेक्टली आई विल गो टू द गेस्ट जी, और उनको मेरे ख्याल में आप ज़्यादा सुनना चाहेंगे, सवालात सुनना चाहेंगे, जवाबात सुनना चाहेंगे. ताउल्ला तारड़ साहब है, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है. मैं पहले भी कई मरतबा ये बात कह चुका हूँ. देखें, यू कैन डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स, बट एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन. ताउल्ला तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया राना साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ जी. शुरू में जब टॉक शो शुरू किया आज से कई साल पहले, तो आपसे इंटरेक्शन रहता था. तो मैं आज अल्लाह ताला का करम है, बतौर फेडरल मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन आपके सामने बैठा हूँ, और आपकी रहनुमाई और आपकी गाइडेंस हमेशा मेरे लिए बड़ी अहम रही है. तो इंशाल्लाह ताला उसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू जी. बड़े अच्छे वर्ड्स हैं. यू स्टार्टिंग विद वेरी गुड वर्ड्स एंड बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आप शुरू कर रहे हैं. अच्छा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की तरफ आ जाओ. थोड़ी नहीं, ज़्यादा पॉलिटिक्स. अच्छा, बंद दसो. द पॉइंट इज़ दैट यू नो इस वक्त एक बड़ा यहाँ पे एक सिचुएशन सी बनी हुई है. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जो भी यहाँ पे हारता है वो मानता नहीं कि जैसे हार गए हैं. ठीक है, इसी तरह हर एक कोई गिले शिकवे भी होते हैं. कोई भी इलेक्शन ले लें, ठीक है, ये नहीं कि एक इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन ले लें, गिले शिकवे होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं. अच्छा, वो कहते हैं, लोग कहते हैं, बड़ा टिपिकल जो आंसर आता है कि जी तुसी ताड़े को एक रेमेडी है वे, एंड गो टू द कोर्ट्स. यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बने हुए, उनके पास चले जाए, वहाँ पे जाके जनाब आपके जो ग्रजेस हैं उनको जनाब वहाँ पे एड्रेस कर दिया जाएगा. लेकिन वो इतना टीडियस प्रोजेक्ट ही है पूरा जी. बिल्कुल. तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक विद दिस असेंबली स्टेबिलिटी इज गोइंग टू कम? ना साहब, बड़ा अहम सवाल है आपका. देखिए, इस दफ़ा जो मैंडेट आया है वो स्प्लिट मैंडेट आया. खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मैंडेट मिला, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला, पंजाब में हमें मिला, बलूचिस्तान में कुछ स्प्लिट था मगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला आए. और जिस तनासब से सूबाई असम्बली की सीटों के वोट मिले और सूबाई हुकूमतें कायम हुई, उसी तनासब से एमएनए की सीटें नेशनल असम्बली में आई. ठीक. तो जब ऐसा मैंडेट आए तो उसको तस्लीम ही करना चाहिए, क्योंकि देखें, धांधली का या तो कोई जवाज़ या कोई ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हों. मैं इलेक्शन वाले दिन NA 127 मेरा हल्का है, मैं पूरा दिन तकरीबन 150 से 200 पोलिंग स्टेशन में फिरा हूँ. एक पत्ता नहीं टूटा, कहीं झगड़ा नहीं हुआ, कहीं पोलिंग तातुल का शिकार हुई होगी 5-7 मिनट के लिए, मगर कहीं पे ये शिकायत नहीं आई कि जी पोलिंग बंद हो गई. कहीं पे ओवरवेलमिंग एविडेंस होता है ना, ठप्पे लग रहे हैं जी, या पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया जी, या गिनती के वक्त डबल मोहरें लगा दी हैं, जो माजी में होता रहा है. इस इलेक्शन में ये सारी चीज़ें देखने में नहीं आई, और ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है. पंजाब के अंदर मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ा तो इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो थे वो जितने भी अपॉइंट हुए, बहुत सारों पे मैं जब जाता था तो इतनी न्यूट्रलिटी थी कि वो सख्ती करते थे कि कैंडिडेट आया है तो ये कैंडिडेट है, ठीक है, मगर वो पूछते थे कि जी आप शनाख्त कराएं, हालांकि जानते होते थे. तो देखिए, एक ओवरऑल इलेक्शन का माहौल जो था वो मेरा ख्याल है ठीक रहा. और उसके अंदर अब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अगर KPK में बन गया PTI का तो वो काबिल कबूल है, और बाकी सूबे में दूसरे पार्टियों को बने तो वो काबिल कबूल नहीं है. या तो फिर पूरे इलेक्शन को कहें ना कि जी पूरा निज़ाम, पूरा इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ. ये जो दोहरा मयार है कि जहाँ जीत गए वहाँ पे काबिल कबूल, जहाँ हार गए वहाँ पे धांधली का शोर, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए. और एक अच्छा आगाज़ हुआ है. सिस्टम क्यों चलेगा और सिस्टम को क्यों चलना चाहिए. तहरीक इंसाफ सियासी बयानबाजी जितनी मर्जी हो, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया मुकम्मल तौर पर, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सदर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया और ले रहे हैं. तो ये सिस्टम के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है. और हमारे फ्लोर ऑफ द हाउस भी 100 इख्तलाफात होते हैं, बात काफ़ी मुजाहिरों तक और बदस्तक गिरबा होने तक भी कई दफ़ा चली जाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे हम फ्लोर ऑफ द हाउस भी इकट्ठे बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं. कुछ उस तरफ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरफ बात करना जानते हैं, इस तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस तरफ बात करना जानते हैं, क्योंकि ये वक्त का धारा है, वक्त का फेरा है. कल हम अपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, ये गवर्नमेंट बेंचेस पे थे, ट्रेजरी बेंचेस पे. आज हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, वो अपोजिशन बेंचेस पे हैं. कल को कौन होता है किसको पता, मगर सिस्टम चलना चाहिए.
इस मुल्क की जमहूरियत को आगे चलना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। ठीक है। और मईशत का एक अच्छा तासुर कायम हुआ है वज़ीर ख़जाना के इंतखाब से, तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम चलेगा। और जिसको इतराज़ है ज़रूर ट्रिब्यूनल्स में जाए। हेक्टिक और कम्बरसम प्रोसेस है, एक बड़ा डिटेल प्रोसेस है, मगर कानून के मुताबिक वही रेमेडी अवेलेबल है। अगर बहुत कोई ओवरवेलमिंग एविडेंस है। दूसरा देखिए, कमीशन की लोग बात करते हैं, आखिरी मरतबा कब कोई कमीशन बना था जिसकी रिकमेंडेशन पे अमल दरामद हुआ? तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम चलेगा और ठीक चलेगा। अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज फॉर्म्स 45, 47 फॉर्म्स के जो कंट्रोवर्सी है? पहले अपलोड होते हैं, फिर विड्रॉ कर लिए जाते हैं, बैकआउट कर लिया जाता है, उस पर एक देयर इज अ ह्यू एंड क्राई ओवर हियर एंड इट्स अ सिचुएशन। सो उस सिचुएशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, फॉर्म 45 का जो हसूल है वो हर उम्मीदवार की भी जिम्मेदारी है। फॉर्म 45 जब रिज़ल्ट एक दफ़ा कंपाइल हो जाता है पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो फॉर्म 45 जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टैंप करके साइन करके एक कॉपी आरओ को भिजवाता है, लेके जाता है, और बाकी उसकी कार्बन कॉपीज मिलती हैं हर जमात के उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट्स को। ठीक है। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई ओवर राइटिंग है, कोई इतराज़ है, ये फॉर्म 45 बड़े एक प्रोसेस के बाद बनता है। वहाँ पे एक एक वोट चैलेंज होता है कि जिस पे मोड़ ठीक नहीं है, इस पे स्टैंप नहीं लगी हुई, रीकाउंट करें। पहला रीकाउंट का राइट प्रिजाइडिंग अफसर के पास है, वो रीकाउंट भी होता है, कई दफ़ा काउंट करके वो फिर फॉर्म 45 थैले में डाल के बंद करके सील करके आरओ को भिजवाता है। अब ये काम होता है सबसे पहले पोलिंग एजेंट का। मेरा पोलिंग एजेंट अगर वहाँ पे है मौजूद तो वो कहेगा कि जी ये फॉर्म 45 ठीक नहीं है, गिनती इतने क्यों थी, आपने इतने लिखे हैं उसके ऊपर। और फिर फॉर्म 45 के पास दूसरा राइट आपके पास होता है चैलेंज करने का, जब आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं, वहाँ रिजल्ट कंपाइल हो रहा होता है फॉर्म 47 बनने से पहले। आप उसे कहते हैं जी ये फॉर्म 45 है, आपने फॉर्म 47 ठीक कंपाइल नहीं किया, आपने रिजल्ट ठीक इशू नहीं किया। देखिए, जब हमारी अपनी कमजोरियाँ होती हैं ना, कई दफ़ा हम क्या करते हैं, हम वो सिस्टम पे डाल देते हैं। पोलिंग एजेंट ने कोताही की, प्रिजाइडिंग अफसर के पास हमारे वकील ने कोताही की, हमसे कोई कोताही हुई, हम वहाँ चैलेंज नहीं करेंगे, उस रात चैलेंज करो। सुबह अदालत में जाओ, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हम अपना पैरा नहीं देते, हम बाद में कहते हैं जी देखिए ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फ़र्क है। अगर है, इलेक्शन कमीशन में कई हियरिंग्स हुई हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का क़याम अमल में लाया जा चुका है। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे बहस करें, वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र रखें, कानूनी नुक्ता रखें। तो ये मैं समझता हूँ बदकिस्मती है सिस्टम की कि हम लोग कानूनी तौर पे तैयारी अपनी नहीं करते। हम कहेंगे हमारा निशान ले लिया, हम ये नहीं बताएंगे कि हमने पार्टी का इलेक्शन ठीक नहीं कराया था। हम कहेंगे हमें रिजर्व सीट्स नहीं मिली। देखिए ना, कल शेर अफजल मरवत ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करें। वाई? बिकॉज नेशनल असेंबली में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की प्रेजेंस है, उनका मेंबर मौजूद है। आज़ाद उम्मीदवारों को कानून के मुताबिक 3 दिन दिए जाते हैं टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। कर लेते, रिजर्व सीट्स मिल जाती। आपने MWM ज्वाइन की होती, आपको सीटें मिल जाती। आपने SIC ज्वाइन की, आपकी सीटें गई। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, उनका जो आपस का इख्तलाफ है अंदर तो बदस्तों गिरेबां हैं। गौहर खान की नहीं बनती मरवत से, उधर KPK में अली मीन गंडापुर तैमूर झगड़ा की नहीं बनती, उधर झगड़े हैं, इधर भी झगड़े। तो मैं समझता हूं कि ये अब आपस का सियासी इख्तलाफ है ना, इसमें अब कानूनी नुक्ता निकल आया। अगर ये आपस में इनका इख्तलाफ ना होता तो ये कानूनी नुक्ता निकलता ही ना कि जी आपने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली जिसकी प्रेजेंस नहीं है हाउस में। तो देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून फॉलो करें, कानूनी प्रोसेस को फॉलो करें और फिर सिस्टम पे तनकीद करें। फेयर इनफ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये सिस्टम आपने कहा जी चलता हुआ आपको नजर आता है, जिन लोगों ने होप्स पिन की हुई है इस सिस्टम के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, किसी भी साथ, मतलब नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, PTI के साथ, डोंट यू थिंक कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिमिनिश होती जा रही है, फिजल आउट होती जा रही है, विच इज़ वेरी डेंजरस? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में मेरी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सी खिदमात हैं जिसमें हमने हमेशा रियासत को सियासत से ऊपर रखा है। सियासत बचाने की कोशिश नहीं की, रियासत को बचाने की कोशिश की है। और अभी भी हम आए हैं, एक मैंडेट लेके आए हैं और हमारी एक इत्तेहादी हुकूमत है। हमारी कोशिश अभी भी ये है आते ही कि मुआशी इस्लाहात कैसे कर सकते हैं, टैक्स बेस को ब्रॉडन कैसे कर सकते हैं, FBR को रीस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ में करप्ट माफिया का खात्मा कैसे कर सकते हैं। अशराफिया इस मुल्क की मुट्ठी भर अशराफिया जो रिसोर्सेज के ऊपर विराजमान है,
उससे ज़्यादा टैक्स लेके गरीब आदमी का टैक्स कम कैसे किया जा सकता है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनकी निजकारी कैसे की जा सकती है? उनको मुनाफा बख्श कैसे बनाया जा सकता है? उनके लॉसेस कैसे कम किए जा सकते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ह्यूज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। कई महकमे ऐसे हैं जिनका आपने कभी सुना ही नहीं होगा और वो मार्जे वजूद में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, काम कोई नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अगर आपका माइंड राइट डायरेक्शन में हो, आपकी विल पावर हो तो आप कर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पिछली दफ़ा आए थे 16 माह के लिए एक बहुत वीक कोलिशन गवर्नमेंट में और डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा गए थे। इस दफ़ा ही इज़ अ मैन विद अ मैंडेट फॉर 5 years और वो इस दफ़ा इकनॉमिक रिफॉर्म से बहुत सीरियस हैं। और देखें, ब्लूमबर्ग जैसे आलमी जो मालियाती जरीदे हैं वो भी हमारे हक में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, इनमें कैपेसिटी है, चीज़ें चेंज होंगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेमोरी भी बड़ी कई दफ़ा शॉर्ट टर्म होती है। 2013 में हम आए थे, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, हम 2018 में ज़ीरो करके गए थे। तो इस दफ़ा इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग है, इसको करके जाएंगे इंशाल्लाह। How can you pull this thing up when the IMF team is over here and obviously lending agency है, उसके कोई ना कोई यहाँ पे एक विश लिस्ट भी होगी एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी निशानदही IMF कर रहा है और जो कि बड़े करेक्टली कर रहा है कि जनाब बिजली चोरी बचाएं आप एंड टैक्स का जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉडन करें एंड थिंग्स लाइक दैट। वो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। नंबर 1 maybe we are keeping our fingers crossed on this one कि आप लोग कुछ काम करेंगे and we are pinning our hopes with you guys, but at the very same time don't you think that there are like lots of like hurdles when it comes to like protests all over? बड़ा लाला साहब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IMF के साथ पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके उनकी MD के साथ मुज़ाकरात करके IMF का एग्रीमेंट फाइनल किया और शुक्र है खुदा का मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया और हमारी रुपी स्टेबल हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आई, हमारी जो इंडिकेटर्स है पॉजिटिव हुए। तो इस दफ़ा जब IMF का एक वफ़द आया है, उनसे मुस्बत बातचीत हो रही है, अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और हमें तवक्कुआत भी बड़ी मुस्बत हैं कि इंशाल्लाह ताला इसका एक अच्छा आउटकम निकलेगा और हमारे काफ़ी टारगेट्स हैं जो अचीव भी हुए हैं। इस वक्त में उधर अमेरिका में जो पार्टी कहती थी अमरीकी साजिश से हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है, वो जब IMF के दफ्तर के बाहर फुटपाथ पे इफ्तारियाँ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको ट्विटर पे लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, $5,000 की जूती पहन के राना साहब, $10,000 का बैग उठा के जब आप आर्मी के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करेंगे और IMF को कहेंगे पाकिस्तान को ग्रांट मत दो, पाकिस्तान के साथ मुआहदा मत करो, हमारा लीडर यहाँ होना चाहिए, कपड़े आपने हज़ारों डॉलर के पहने हुए, चीज़ें आपने हज़ारों डॉलर की उठाई हुई हैं और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक रेडी बान, पाकिस्तान में एक भट्टा मजदूर, एक मीडिया वर्कर, लोअर मिडिल क्लास के लोग, आप उनकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं सियासी मकासद के असूल की खातिर। खुद आप वहाँ टैक्स के पैसों पे पलते हैं, सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं, उधर की आसाइशें लग्जरी से फ़ायदा उठाते हैं और आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको डस्ट एलर्जी हो जाती है, आप मास्क लगा लेते हैं, काली ऐनकें लगा लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं। हम तो गली महलों से वोट लेके आए ना, हमने कल को उधर ही जाके चटाइयों पे दस्तरखानों पे बैठ के खाना खाना लोगों के साथ, हमने तो इन्हीं गली महलों में फिरना है। ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। सियासी जमातें तब हैं अगर ये मुल्क है, सियासत तब है अगर ये मुल्क है, हम सब तब हैं, इस मुल्क ने हमें पहचान दी है। तो ये अगर किसी का ख्याल है कि वो एक सियासी लीडर की मोहब्बत में IMF के बाहर मुजाहरा करके तो वो कोशिश कर लेंगे कि IMF की ट्रांच रुक जाए। सैबोटाज पहले भी करने की कोशिश की, ख़त लिखा, वो शौकत तरीन साहब का और तैमूर झगड़ा साहब की ऑडियो आपके सामने है। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब ने एक और ख़त लिखा। तो मेरे पे तनकीद कर लें यार, मेरी जमात पे तनकीद कर लें, मेरी गवर्नमेंट पे तनकीद कर लें, सिस्टम पे तनकीद कर लें, आप पूरे निज़ाम पे तनकीद कर लें, खुदारा पाकिस्तान पे तनकीद ना करें। IMF का जो अगला मुआहदा है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे महंगाई में कमी आनी है, बेरोज़गारी में कमी आनी है, रुपये ने मुस्तहकम होना है, एक्सपोर्ट्स ने बढ़ना है। महंगाई में कमी आनी, देखिए मैं ये समझता हूँ महंगाई में कमी कैसे आती है, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाए, आपका रुपया मुस्तहकम हो जाए, आपकी ऑयल प्राइसेस नीचे चली जाएं,
आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए, आपकी ग्रोथ बढ़ जाए, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने से रोजगार बढ़ जाए, इंडस्ट्री चल पड़े, आपके एनर्जी क्राइसिस में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। देखिए ये ओवरनाइट तो आप ठीक कह रहे नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है, मगर वो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। How much time are you looking at? देखिए मैं ये करने को तो जल्दी भी हो सकता है, मगर मैं टाइम फ्रेम इसलिए नहीं देना चाहता कि हम भी वी आर गेटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर, हम चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ों को तय कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, वो जो हाउस कीपिंग होती है ना वो कर रहे हैं। तो इस पे वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह ताला जल्द कौम से खिताब भी करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कौम से खिताब भी करना है और उन्होंने कब कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जल्द, चंद रोज में। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ हैं? देखिए खिताब में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से बेहतरी आनी है, इकोनॉमिक को हमने कैसे लेके चलना है आगे, उसके बेनिफिट्स कैसे रीप होंगे, उसका एजेंडा क्या है, ये सारी चीजें वो बताएंगे और मैं समझता हूँ कि वी कैन डू इट इंशाल्लाह ताला। You're talking about Ramzan. He's going to talk to the nation in Ramzan. जी इंशाल्लाह। And he's going to come up with the economic plan. इकोनॉमिक प्लान वो रोज मीटिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लान पे भी बात करेंगे कि जो मसाइल दरपेश हैं जो हल हो सकते हैं। You're saying that he's going to come up with the way forward. जी इंशाल्लाह। What's going to be the way forward? Exactly. Economic. With clarity. आपने हमारे With clarity. जी आपने हमारे वजीर खजाना को भी सुना, वो उनकी बड़ी कमांड है, बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट है और वो बड़ा एक सलाहियत रखने वाला शख्स है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि प्राइवेट सेक्टर छोड़ के हमारे पास आए हैं, तो ही इज अ डूअर, ही विल गेट द जॉब डन इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, लेट्स सी जी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी तारड़ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे और क्लैरिटी के साथ एक वे फॉरवर्ड बताएंगे, इकोनॉमिक प्लान बताएंगे, उसकी इम्प्लीकेशंस कैसे होंगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा और उसके कैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स कैसे आएंगे। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? सो एनीवेज, सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ रमजान। ठीक है जी, ओके। डू यू सी एनी लाइक कंटिन्यूअस वर्किंग रिलेशन, लेट मी पुट इट दिस वे, विद द केपीके गवर्नमेंट एंड द मरकज वाला गवर्नमेंट? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन खान गंडापुर का इस्लामाबाद आना, वज़ीर आज़म से मुलाकात करना, वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म तस्लीम करना, देखिए ये सियासत से बालातर चीज़ है। जो सूबों की वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन है, वफाक मजबूत होगा, इकाइयाँ मजबूत होंगी, आपस में हमांगी के साथ चलेंगे और इस मुल्क की आवाम की खातिर हम काम करेंगे, तो सियासत को पसे पुश्त रखेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, पुरतपाक तरीके से दोनों क्या बात क्या किया? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अदर देन दिस के गंडापुर साहब हमने देखा सुना और उसके बाद अखबारों में उसकी हेडलाइन भी छपी कि जनाब गंडापुर साहब कह रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उस तो अलावा को गल दसो की हुई? गल बड़े घंटा से बैठे रहे ना, गल बड़े अच्छे माहौल हुई। अच्छा, माहौल की और हासा मजाक भी पिया थे, हासे मजाक ही दस दिन, मतलब उन्होंने आपस में जो प्लेजेंटरीज एक्सचेंज की वो बड़ी एक अच्छे तरीके से एक तो की, और दूसरा मुझे लतीफे सुना दे रहे हैं एक दूसरे को, की कर दे रहे हैं। ये भी मुमकिन है? नहीं मुमकिन नहीं, सही गल है। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब हम तो टीवी पे आपको बहुत और देखते हैं, यहाँ तो आप बड़े प्लेजेंट हैं, ये बात भी वहाँ पे हुई। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक एक अच्छे पैराए में हमने वफाक के इश्यूज डिस्कस किए, उन्होंने अपने सूबे के इश्यूज डिस्कस किए और आगे इस कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाने के हवाले से भी बात हुई। तो मैं समझता हूँ कि एक तुसी कई चीजें भी जो सेंसर कर रहे हो वैसे सेंसर वाली चीज थी कोई नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि एक इस मुल्क के मफाद में ये चीज़ बेहतर थी और ये कोऑर्डिनेशन इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे चलेगी और आगे बढ़ेगी। नहीं अंदर की कहानी दसो मैंने, ये नहीं दसो अंदर की कहानी आप जो ना बहुत अच्छे तरीके से एक डिप्लोमेट बन गए आप तारड़ साहब, आप डिप्लोमेसी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंदर की कहानी नहीं बता रहे। अंदर की कहानी यही है। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी तुसी बंदे खांदे सो सी टीवी समझ तुसी बंदे खांदे सो इतने तुसी कुछ और बड़े शरीफ बड़े हो, ये तो ठीक है, समझ आ गई। समझता हूँ कि देखें एक तो उनके ऑब्वियसली सूबे के मामलात है जिसमें वो चाहते हैं कि वफाक की तरफ से जो मैंने नहीं सुनना, मैं सुन चुका है, मैं देख चुका है, मैं सुन चुका हूं, अंदर दी कहानी दो और परिचित नहीं माफ करा। अच्छा परिचय दी भी गल हुई नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ उन्होंने अपने सूबे की ये फाइनेंशियल इश्यूज की, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात की। कितना अच्छा वैसे इसे ओमन दे है इस वेले कि जनाब तुसी जेड़ा गंडापुर साहब नु डिफेंड कर रहे हो, अंदर दी गल तुसी 10 में गोल कर रहे हो,
ਇਹ ਵੀ वक्त आना सी। ए दिन भी आना सी। मगर मैं समझता हूँ कि देखिए मैंने जो बात की ना कि पीटीआई ने हिस्सा लिया तमाम इंतखाबात में और सिस्टम को उन्होंने दवाम बख्शा है और जमहूरियत का तसलसल जो है वो चल रहा है, ये बातचीत चलनी चाहिए। हमने बतौर सियासतदान बात करना छोड़ दी थी, आपस में इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं तब्दील करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम के लिए हेल्दी चीज़ है और ये इंशाल्लाह ताला मजीद आगे बढ़ेगी। ਇਸਾਕਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਬੜੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਬਸ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं बहुत अच्छी गल है, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी गल है, बड़ा पॉजिटिव साइन है, इसको तो एप्रीशिएट करना चाहिए, लेकिन अंदर की कहानी तुसी नहीं दस रहे। एहसन इकबाल साहब ने कह दिया जनाब कि तुसी बंदे खांदे हो बगड़ापुर साहब, हुण तुसी इत्थे आए हो तो तुसी तो मुख्तलिफ किस्म के आदमी। तमाम तर डेवलपमेंट शहबाज शरीफ साहब ने की किया, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा उनको वेलकम किया, उन्होंने कहा जी आपको खुशामदीद कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, आप आए। गल हुई खुशामदीद नहीं कहना तो और की कहना सी उन्होंने। नहीं मतलब एक होता है ना, एक ज्यादा पुरतपाक तरीके से आप इस्तकबाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वार्म वेलकम किया गया उनका और उन्होंने भी बड़ा उसको रेसिप्रोकेट भी किया। एक घंटा बैठ के ही कहानी होती रही बस। वो बाकी इंतजामी इश्यूज हैं, फंड्स के इश्यूज हैं, पोस्टिंग्स के इश्यूज हैं, वो चलते रहे, फिर ब्यूरोक्रेट्स भी साथ होते हैं ऑब्वियसली। तो उधर बस पता है कि थोड़ा जैसा सेंसर करना पैंदा। नहीं सेंसर तो नहीं है, बट इंतजामी और सरकारी उम्र फिर उस पर बातचीत होती रही। चलो तुसी नहीं दसना चाहते, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, सारी हीट जो है वो तो मुस्लिम लीग नून फेस करेगी जी। अभी जो ठीक है वज़ीर आज़म साहब आके कौम से खिताब करेंगे, जो भी बताएंगे, वे फॉरवर्ड भी बताएंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स कब तक होंगे मासेस तक वो भी बताएंगे, क्या स्टेप्स ले रहे हैं इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए वो भी बताएंगे, सारी बातें ठीक है। लेकिन सारा हीट जो है वो तो फेस करेगा मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ या नून लीग, जो भी नाम दे दे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग नून होगी फ्रंट पे, तो पीछे बैठी होगी पीपल्स पार्टी, वो तो बड़ा स्मार्टली प्ले कर गए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में शमूलियत का एक अपना अंदाज़, अपना तर्ज अपनाया, जिसमें उन्होंने आइनी ओहदे लेना बेहतर समझा। सदारत का ओहदा है, डिप्टी स्पीकर का है, चेयरमैन सेनेट का है, 2 गवर्नर्स हैं, तो हुकूमत का तो हिस्सा हैं, बहरहाल वो कैबिनेट में शामिल नहीं है, मगर प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर हुकूमत का हिस्सा है। तारड़ साहब उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टां ले लेती हैं, तो वो हुकूमत का हिस्सा है ना। सदर है तो दो गवर्नर बना देते, सदर बना दिता, ठीक है। सेनेट ते फोकस उन्होंने कितना सी सीटां ज्यादा उत्थे कट के ले गए पीपल्स पार्टी वाले, उत्थे पीछे बैठे हैं। लेकिन अब हमारी साइड ऑफ द हाउस में बैठे हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, वोट हमें देते हैं। बाकी अब जरदारी साहब के सदर बनने से मैं समझता हूँ जमहूरियत मजबूत हुई है, हमारी गवर्नमेंट मजबूत हुई है, और जब तक वो बैठे हैं मैं समझता हूँ ये टेन्योर बड़ी खुश उसलूबी से गुजरेगा। तो हुकूमत का हिस्सा है। बाकी देखें, जहाँ सिस्टम के चैलेंजेस हैं, इकॉनमी के चैलेंजेस हैं, कई मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, ये मसाइल का अगर फ्लैग आता है तो इनको हल करने पे क्रेडिट भी तो मिलता है ना जी। तो मैं समझता हूँ कि 16 माह की हुकूमत में हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकें। हमने ये ज़रूर किया कि डिफ़ॉल्ट से बचाया अल्लाह के फजल से। अब 5 साल हैं। Did the people buy this thing कि आप जब कहते हैं ना डिफॉल्ट से बचाया 16 माह की हुकूमत ने, जब आप गए अपने हलकों पे अभी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो लोगों ने ये चीज़ बाय की? काफ़ियों ने नहीं की, कुछ ने की भी। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि I personally think this is an honest answer. जी मैं बिल्कुल मैंने कहा ना, बहुत से ने नहीं की, थोड़ों ने की भी, ठीक। क्योंकि लोगों को गर्ज ये नहीं है कि आप इस अरसे में क्या करें। लोगों को गर्ज ये है कि मैं घर से बाहर जाऊं, पेट्रोल मुझे सस्ता मिले, मुझे बिजली और गैस के बिल कम आए, मैं जब आटा ख़रीदने जाऊं, एसेंशियल आइटम ख़रीदने जाऊं, उनकी कीमतें कम हों। लोगों को इस चीज़ से गर्ज है। 2018 में हम महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे। 4 साल में क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा कोई शख्स बाशऊर हो वो देख सकता है कि 4 साल में बिल्कुल एक ईंट नहीं लगी, एक प्रोजेक्ट नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, सीपैक स्लो हो गया, चीज़ें बिल्कुल डिटीरियोरेशन की तरफ चली गई। 16 माह में हमारा टारगेट था कि हम डिफ़ॉल्ट से बचाएं, हमने बचाया। उसके बाद इस्तेहकाम आया, स्टेबिलिटी आ गई। एक तलवार, एक अनसर्टेनिटी थी ना, टॉक शोज भी हो रहे थे जी डिफ़ॉल्ट होगा नहीं होगा, ये सवाल जवाब शुरू हो गए थे। एक सर्टेनिटी आ गई, पता लग गया जब डिफ़ॉल्ट नहीं होना, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, रुपया मुस्तहकम हो गया। बट यू आर राइट, बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं किया। ठीक है, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। मगर
हैविंग सेड दैट, वो 16 माह का टारगेट था जो हमने पूरा किया, अब 5 साल के टारगेट्स बढ़े जिसके लिए टाइम भी है और प्रायोरिटीज़ भी हैं और हुकूमत में संजीदगी भी है, काबीना भी एक मुख्तसर मगर संजीदा कैबिनेट बनी है। तो आई एम वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ताला इन मसाइल का हल निकलेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बने? क्योंकि इलेक्शन की जब कैंपेन चल रही थी तो हमने पूरे फुल पेज एड्स देखे, फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्यों नहीं बने फिर वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला खुद किया और उनके मशावरती जो हल्का है उसमें शामिल हैं, वो पार्टी में हर फैसला मशावरत के बाद करते हैं और उनकी आदत है कि वो सबकी सुनते हैं और फिर जब फैसला करते हैं उस पर भी डिस्कशन करते हैं। सुनते सबकी, करते अपनी मर्जी। ये बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबकी सुनते हैं और फिर जब फैसला कर लें फिर दोबारा मशावरत करते हैं कि जी ये फैसला ठीक है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक फैसला किया और मैं समझता हूँ कि वो उनका अपना फैसला था और उन्होंने बेहतर समझा कि शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब किया जाए और वो डिलीवर करें। और नवाज शरीफ साहब का अब वो पार्लियामेंट के हर इजलास में आते हैं, वो बाकायदा पार्टिसिपेट करते हैं। कल भी तशरीफ लाए हुए थे, यूसुफ गिलानी साहब को उन्होंने सेनेट का वोट दिया। तो एज ए पार्लियामेंटेरियन वो एक्टिव है, पार्टी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात हैं, बाई इलेक्शन हैं। बाई इलेक्शन की उन्होंने चंद हफ्ते पहले मीटिंग की, तो वो अब पार्टी की तंजीम नौ पे उनकी तवज्जो है। बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब हैं, भाई उनके वज़ीर आला पाकिस्तान है, तो ही इज़ अ लकी मैन। नो डाउट ही इज़ अ लकी मैन, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक लेता हूँ थोड़ी। अताउल्लाह तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ कंफर्ट लेवल जो है इस्टेब्लिशमेंट का है और वो कंफर्ट लेवल शायद मियाँ साहब के साथ ना होता, शायद इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा जी कि आप वज़ीर आज़म बन जाओ, तुसी बन जाओ, या कोई और रीज़न है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। अच्छा। और मियाँ साहब का ये अपना फैसला था और उन्होंने पार्टी में मशावरत के बाद ये फैसला किया और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में डिलीवर करने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए यूनिटी की बहुत ज़रूरत है और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक पेट्रन का, एक हमारी पार्टी के कायद का वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ में कोई हकीकत है। हाउ डू यू सी थिंग्स वर्किंग व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो इकोनॉमिक प्लान? तो चले यू सेड कि आप वज़ीर आज़म साहब अनकरीब दे देंगे कौम से खिताब करके और इसी रमज़ान में खिताब करेंगे और प्लान बताएंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम ये जो हारमनी है, जो होता है ना, ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करते हैं। जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि कुछ लोग आपके एंड पे हैं, कुछ लोग उस साइड पे, अदर साइड ऑफ द फेंस उस पर भी बैठे हुए हैं, जो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करते हैं और करना चाहते भी इस वक्त भी, अभी भी। सो वो ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करने वाले लोग जो हैं आइडेंटिफाई करके आप लोगों ने उनको एक्टिव कर लिया हुआ है, करना है, या इसी तरह एहतजाज जारी रहेंगे और आप लोग अपना काम भी करते रहेंगे? हाउ विल थिंग्स वर्क इन द डेज टू कम? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से लोग आइडेंटिफाइड है। अच्छा, आइडेंटिफाइड है। हाउस के अंदर भी जो कार्रवाई चल रही है, हमें पता है हमने किससे बात करनी है, उनको पता है उन्होंने किससे बात करनी है। हम आपस में एक मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है और हम इजलास के दौरान भी, इजलास की साइडलाइंस पे भी आपस में मिलते भी हैं, गुफ्तो शनीद भी करते हैं और सिस्टम को आगे कैसे चलाना है इस पर भी बातचीत करते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने मिसाक़ मफ़ाहमत की बात की और मैं ये समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, उस हवाले से भी लाहेअमल बन सकता है, रास्ता निकल सकता है आगे। तो जिनके खिलाफ सबूत नहीं है तो हम बातचीत तो बिल्कुल करें उस पर, वो लोग आइडेंटिफाई करें कि जी ये लोग हैं जो नहीं थे। कौन लोग आइडेंटिफाई करें? पार्लिमानी कमेटी बन सकती है। अच्छा, पार्लियामान के अंदर बैठ के इस पे बात हो सकती है। व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि पार्लियामान के अंदर एक कमेटी बनाई जाए या बनेगी और वो फैसला करेगी कि कौन लोग थे 9 मई के इंसिडेंट में इन्वॉल्व, कौन नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। अच्छा, ओके। जो लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज में 9 मई में मौजूद थे, ठीक है, चेहरे पहचाने जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल टावर्स हैं, ठीक है। अगर इनको खदशात हैं कि कुछ लोग जो हैं वो नहीं थे मगर उनको मुलव्विस किया गया है, ठीक है, या वो रगड़े में आ गए बिला वजह, ठीक है, तो उस पर मैं कह रहा हूँ एक बातचीत पार्लियामानी कमेटी में हो सकती है। जो लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्विस नहीं है,
जिनके मतलब जियो फेंसिंग में अगर वो नहीं आ रहे या किसी कैमरा में नहीं है और वो किसी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है और वो गलत पकड़े जा चुके हैं, तो उन पे आप कह रहे हैं कि एक कमेटी बना ली जाए और असेंबली के अंदर और उनको जनाब किसी तरीके से बेल आउट कर लिया जाए। बिल्कुल, इस पे बात हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि लीडर जो है, जैसे पिछली दफ़ा जरदारी साहब आए थे, 5 साल रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब दोबारा सदर बन गए, तो 5 साल की हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की, उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, ठीक है। इस बार आप लोगों की मिलके आप लोग हुकूमत बना रहे हैं, तो इस बार जो है आपको सियासी कैदी आपको रखना है या नहीं रखेंगे, या हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? देखें, बात यह है कि अगर सियासतदान खुदा न खास्ता कोई मर्डर करता है, कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम करता है, कोई डकैती करता है, कोई रेप करता है खुदा न खास्ता, आप मुझे ये बताइए कि क्या इस आड़ में किसी को छोड़ा जा सकता है कि वो सियासतदान है? क्राइम इज़ अ क्राइम, उसके प्रोसीजर मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, तहकीकाती इदारे मौजूद हैं जिनमें ये केसेस इनिशिएट हुए हैं। कुछ केसेस नैब के होंगे, कुछ FIA के होंगे, कुछ इलेक्शन कमीशन के होंगे। तो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील का भी एक फोरम मौजूद है, अपील के फोरम के ऊपर भी एक एपलेट फोरम मौजूद है। तो ये प्रोसेसेस मौजूद हैं, इसमें रुजू करना चाहिए। मगर ये सियासी कैदी वाली टर्म से मैं इसलिए एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर किसी ने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, किसी ने कुछ चोरी की है, किसी ने स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ साइफर लहराया है और कहा है कि ये अमेरिका से आया और उन्होंने कहा असी ताड़ी हुकूमत डेग देंगे, जिस तरह फिल्मों में नहीं होता, सफीर उमरा ने कहा इधर आ तेरी हुकूमत डेगन लगे। मतलब ये इस तरह होता नहीं है ना कि आपको अमेरिकी गवर्नमेंट का एक बड़ा अहम महकमा खारजा का नुमाइंदा आपके सफीर को कहे तैयार हो जाए बदपुत्र असी तेरी हुकूमत डेगन लगे। तो ये सियासी जो एक बयानिए के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया है, ये बड़े संजीदा केसेस हैं। इनके लिए आप जाएं अपील में, एपलेट फोरम्स के पास जाएं। इसमें सियासी आंसर नहीं है, ये बड़े मेरिट पे केसेस बने हैं और अगर इसमें समझते हैं कि सबूत नहीं है तो कोर्ट्स मौजूद हैं इस चीज़ के लिए। जो 9 मई में इन्वॉल्व है वो लोग जो है वो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। देखिए, उसमें 2 तरह की कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत आगे हद तक नहीं गए, जिन्होंने लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया, जो बाहर मुजाहरा करते रहे। बहुत कम लोग हैं जिनकी तादाद है जो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने बाकायदा एंटी स्टेट जो है वो स्टेटमेंट्स भी दी, जलाओ घेराव भी किया, आग भी लगा दी कायद आज़म के घर को, जिना हाउस है, और उन्होंने पूरा एक तखरीब कारी में अपना हिस्सा डाला। वो कैटेगरी है, वो कानून के मुताबिक कोई पंजाब के अंदर जो मेरे इल्म में है वो 12 या 14 लोग हैं जो उस कैटेगरी में हैं, बाकी तो रूटीन के कोर्ट्स में ट्राई हो रहे हैं। अच्छा, तो 12-14 लोग जो है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, बाकी उनका नहीं। डिपेंड करता है कि किसके खिलाफ कितनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है। अच्छा, जो यहाँ पे डिबेट चल रही है अबाउट दिस सोशल मीडिया में आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सोशल मीडिया को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? आई विल से क्योंकि यहाँ पे एक डिसरे है, ठीक है, ये इसी तरह ही है जिस तरह किसी छोटे बच्चे के हाथ से लोडेड पिस्तौल फड़ा दो। मैं तो देखें तमाम फोरम पे मौजूद हूँ, मैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मैं सारे फोरम्स यूज़ करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये काम स्टेट के रेगुलेट करने का नहीं है, ये खुद एहतसाबी का, सेल्फ इम्पोजिशन का काम है कि आप चाहे सहाफ़ी हों, चाहे सियासी जमात है, इंटेलिजेंसिया है, हम एक चार्टर करें। चार्टर हम ये करें कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। ख़वातीन को बेतौकीर किया जाता है, गंदी गालम गलोच की जाती है, बद तहजीबी बद अखलाकी से काम लिया जाता है। तो ये हम तय कर लें कि ये रेड लाइन हमने क्रॉस नहीं करनी। आज हमने GSP+ स्टेटस को कैसे हार्म करना है, आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे रोकनी है, अनसर्टेनिटी केओस कैसे क्रिएट करना है, तो ये हम एक चार्टर करें और फिर जो रेड लाइन क्रॉस करे उसको हम बाहर खड़ा कर दें कि जी ये हमारे में से नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसीज होती हैं, हमारा आइन है उसमें राइट्स गारंटीड हैं, वेर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम ये तय कर लें एक चार्टर और फिर उसके बाद जो खिलाफ वर्जी करे उसको फिर हम सिंगल आउट करें। GSP+ के स्टेटस को हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? देखिए, GSP+ का स्टेटस, इस पर बड़ा काम हुआ 2008 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हमने बहुत काम किया और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौरे हुकूमत में 2014 में ये हमें मिला। और इस पे मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्सपोर्ट्स में बड़ी मदद मिलेगी और ना सिर्फ मदद मिलेगी, हम इसकी कंप्लायंस को पूरा करना चाहते हैं। जो पीछे एक साजिश हुई 2-3 दिन पहले, एक पिटिशन उन्होंने ऑनलाइन फाइल कर दी
कि जी वो इसको इसकी कंप्लायंस पूरी नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, इसको वापस लिया जाए, तो आई थिंक वी विल स्ट्रेंथन इट और इसको हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। इंडिया के साथ रिलेशंस होंगे ठीक, ट्रेड बढ़ेगी या कैसे, हाउ डू यू वांट टू गो? देखिए होने चाहिए और दोनों तरफ के लोगों का फ़ायदा है, मगर उस पर फिर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं कश्मीर के अंदर हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, उसका मसला भी हल होना उतना ही ज़रूरी है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, देखिए, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि कश्मीर हैज़ बिन आर वो जगुलर वेन, हम उसे कहते हैं शहर के हमारी। अब देखिए ना, स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, इंसानी हकूक़ सल्ब कर लिए, वो एक मसला बड़ा एक प्राइम इंपॉर्टेंस का मसला है, उस मसले को हल होना चाहिए। और अगर कभी बातचीत हो तो सबसे ऊपर एजेंडा जो है वो कश्मीर का होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। कोर इशू तो ठीक है, उसको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, यानी कि मुज़ाकरात भी और ट्रेड भी। देखिए फिर ओवरऑल ही है ना, अब फिर दोनों चीज़ें चलें, जिसमें दोनों चीज़ें चलें, जिसमें आप कश्मीर की बात भी हो, जिसमें ट्रेड की बात भी हो, मगर आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ की रेजोल्यूशन जो है वो जब तक नहीं होगी, बातचीत अच्छे माहौल में बढ़ नहीं सकती। ज़रूर बढ़े, मगर उसमें अहम चीज़ ये है कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो कश्मीर का इशू है, माइनॉरिटीज़ पे मजालिम हैं, जो एंटी पाकिस्तानी स्टांस लिया जाता है, उसको हल करेंगे तो फिर कोई आगे बातचीत हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं हो सकेगी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि साइड बाय साइड दोनों चीज़ें अगर चलती रहे, कोर इश्यूज को भी एड्रेस किया जाए और बाकी जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जाए और साथ साथ ट्रेड भी अगर कर ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं इस पैरा में बात कर रहा हूँ कि खित्ते का अमन का फ़ायदा सबको होगा, मगर वो अमन फिर हकीकी तौर पे कायम होना चाहिए, ये बात है। गॉट योर पॉइंट, ठीक है, यू हैव अ क्लैरिटी इन दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी जी, शुक्रिया आपका तारिक साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।